गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। हम 11th चैप्टर आधुनिकीकरण के रास्ते पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने जापान के इतिहास के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। आज हम इस चैप्टर का भाग 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज के हमारे जो सब टॉपिक्स रहेंगे, चीन की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ में प्रथम अफीम युद्ध, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध रहा है चीन और इंग्लैंड के बीच में, अंग्रेज़ों के बीच में। इस युद्ध के बाद हुई नानकिन की संधि और प्रथम अफीम युद्ध के परिणाम। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चीन की भौगोलिक स्थिति। चीन की भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो चीन विश्व का एक शक्तिशाली देश है। आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में चीन एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आया है। इसका कुल क्षेत्रफल 95,96,960 वर्ग किलोमीटर है। चीन की जलवायु की बात करें तो इसमें बहुत सारी विविधता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र है जो कि डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशन के बाद यहाँ के कारण यहाँ का जो जलवायु है वो उसमें डाइवर्सिटी है बहुत सारी। चीन में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, इसलिए इसे अनेक नदियों का देश भी कहा जाता है। लेकिन इसकी जो 3 महत्वपूर्ण नदी है उसमें सबसे पहले है पीली नदी, उसके बाद यागत्सी नदी और फिर पर्ल नदी का जो नाम है वो विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इन नदियों ने चीन की सभ्यता के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये हमने पढ़ा है, इस क्लास में भी पढ़ा है कि किस प्रकार से दजला और फरात नदियों ने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी प्रकार चीन की जो पीली नदी है, जिसे हुआंग नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। और इसे पीली नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने साथ पीले रंग की मिट्टी लेकर आती है, इसे जिसके कारण इसे पीली नदी कहा जाता है। इस नदी के को मैं आपको मानचित्र के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएगा। आप देख सकते हो मानचित्र के माध्यम से चीन जो कि भारत के बिल्कुल पड़ोस में स्थित है, इंडिया है और ये चाइना है। अगर हम पीली नदी की बात करें तो आप देख सकते हो येलो सी आप लोगों को दिख रहा होगा। ये येलो सी में जाकर गिरती है पीली नदी, ये आप देख सकते हो। मैं आपको मानचित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा जूम करके। ये देख सकते हो आप येलो रिवर। और ये जो मिट्टी, आप पीली मिट्टी भी देख सकते हो साथ साथ में ही, जिसके कारण इस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। ये येलो सागर में जाकर गिरती है, येलो सी में जाकर गिरती है। और अगर मैं इसका उद्गम स्थल, जो इसका ओरिजिन पॉइंट है, वो आपको बताऊं तो बहुत लंबा ये क्षेत्रफल तय करती है। आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी, आप देख सकते हो। या फिर मैं आपको थोड़ा सा इससे ब्रश से बताने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ से ये पीली नदी, सॉरी, पीली नदी का जो क्षेत्रफल है, बहुत लंबा ये क्षेत्रफल है। यहाँ पे ये पूरा करती है जो एरिया, और ये यहाँ से निकलती है इस पोर्शन से। इतने लंबे सफ़र को तय करती हुई यहाँ से निकलती हुई ये चीन का बहुत सारा क्षेत्र जो है वो कवर करती है, और फिर ये जाकर गिरती है येलो सी में। इसके यह नदी पश्चिम से निकलकर उत्तरी चीन में बहती है। इस नदी में आने वाली भयंकर बाढ़ के कारण इसका जो एरिया है वो बदलता रहता है। पीली नदी को चीन का दुख भी कहा जाता है। उसका मुख्य कारण यह है कि इस नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। चीन में अनेक जातीय समूह है, जिनमें मुख्यतः जो जातीय समूह है हान, इसके अतिरिक्त माचू, तिब्बती भी यहाँ रहते हैं, और चीन की मुख्य भाषा चीनी है। इसके साथ साथ में ही चीन, हमने पहले भी बात की कि दुनिया
की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है और यहाँ की जनसंख्या आज की डेट में अगर हम बात करें तो लगभग 150 करोड़ होने वाली है। तो ये चीन की भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रथम अफीम युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध जो कि इंग्लैंड और अंग्रेजों, हम सीधी बात करें अंग्रेजों और चीनियों के बीच में लड़ा गया 1839 से लेकर 1842 ईस्वी तक। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अंग्रेजों ने भारत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया था। हम जानते हैं कि 19वीं शताब्दी या 1857 ईस्वी के विद्रोह से पहले ही अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हो गए थे भारत में। उन्होंने भारी मात्रा में अफीम चीन लानी आरंभ कर दी थी। बिहार और बंगाल के बहुत सारे क्षेत्रों में उनके द्वारा अफीम का उत्पादन करवाया जाता था। 1800 ईस्वी में वे भारत से केवल 800 पेटी अफीम ले जाते थे, जबकि 1839 में इसकी संख्या बढ़कर 30,000 पेटी हो गई। चीन ने अंग्रेजों पर कई व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए, अतः अंग्रेजों को अपने व्यापारिक हितों के लिए इस युद्ध का मार्ग अपनाना पड़ा, क्योंकि चीन की सरकार यह नहीं चाहती थी कि इस प्रकार का व्यापार चीन में हो। तो उन्होंने कई प्रतिबंध लगाए अंग्रेजों पर। तो अंग्रेजों के ऊपर जब प्रतिबंध लगाए तो वो चीन की सरकार के विरुद्ध हो गए। इस युद्ध के बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहला कारण, चीन और ब्रिटेन के तनावपूर्ण संबंध। इन दोनों के बीच में जो संबंध थे वो तनावपूर्ण हो चुके थे, जिसके बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला जो कारण था इन संबंधों के तनावपूर्ण होने के, वो है चीन के निवासी अपनी उच्च सभ्यता पर बहुत गर्व करते थे। वहाँ के लोग पश्चिमी देशों के लोगों को निमन मानते थे। उनका मानना था कि पश्चिमी देशों के लोग जो है वो निमन है, तथा उनके साथ कोई संबंध स्थापित नहीं करना चाहते थे। चीनी सरकार के अफसर और कर्मचारी यूरोपीय व्यापारियों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार करते थे तथा उन्हें अपमानजनक चीनी शिष्टाचारों के नियमों का पालन करने के लिए विवश करते थे। अंग्रेज इन अपमानजनक एवं घटिया नियमों को मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए चीन और ब्रिटेन के बीच, अंग्रेजों के बीच जो संबंध थे वो बहुत तनावपूर्ण हो गए और एक युद्ध की स्थिति बन गई। तो एक तो चीनी अपनी सभ्यता पर बहुत ज़्यादा गर्व करते थे। वहाँ के लोग, जो चीन के लोग थे, वो पश्चिमी लोगों को बहुत निमन मानते थे तथा उनसे कोई भी संबंध वो स्थापित नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा जो एक बड़ा कारण बना वो थे चीन के अधिकारी और कर्मचारी जो अपने अपमानजनक जो शिष्टाचार के नियम है वो अंग्रेजों से उनको फॉलो करवाना चाहते थे, जबकि अंग्रेज उसके विरुद्ध थे। ये कारण थे जिनके कारण इन दोनों देशों के जो संबंध थे वो खराब हो गए, तनावपूर्ण हो गया। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, चीन में यूरोपीय व्यापारियों का शोषण। यूरोपीय व्यापारियों का शोषण चीन में किया जाने लगा, जो एक अन्य कारण बना अफीम युद्ध का। यूरोपीय व्यापारी चीन से जो भी माल खरीदते थे उस पर लिए जाने वाले कर की दर सरकार द्वारा निश्चित नहीं की जाती थी। इसे सरकार निश्चित नहीं करती थी। कौन निश्चित करता था? चीनी सरकार के भ्रष्ट अधिकारी उनसे मनमाने ढंग से कर वसूल करते थे, जिस कारण यूरोपीय व्यापारी बहुत परेशान हो गए थे। ये परेशान थे उन अधिकारियों से, उन कर्मचारियों से जो अपनी मर्जी से, हालांकि सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार के कर जो है वो निर्धारित नहीं किए गए थे, लेकिन जो चीन के अधिकारी और कर्मचारी थे वो इस प्रकार या मनमाने ढंग से कर वसूलते थे, जिसके कारण यूरोपीय व्यापारी बहुत परेशान हो गए थे। चीनी सरकार द्वारा स्थापित कोहोंग नामक संस्था, कोहोंग एक संस्था थी जिसे चीन की सरकार ने एस्टेब्लिश किया था। ये प्राय विदेशियों का शोषण करती थी। यह भी एक अफीम युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बना, जो कोहोंग संस्था थी। बाद में फिर संधि हुई और इस संस्था को जो है वो डिसमिस कर दिया गया चीन की सरकार के द्वारा। तीसरा महत्वपूर्ण जो एक और कारण था प्रथम अफीम युद्ध का, वो था विदेशियों पर कठोर प्रतिबंध। चीन की सरकार के द्वारा विदेशियों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। चीनी सरकार ने यूरोपीय पर कई प्रतिबंध लगा रखे थे। विदेशी चीनी भाषा नहीं सीख सकते थे। पहला जो विदेशी जो थे, अंग्रेज या कोई भी यूरोपियन शक्ति या अमेरिका के लोग, वो चीनी भाषा नहीं सीख सकते थे। चीनी नागरिक को दास नहीं, किसी भी चीनी नागरिक को दास नहीं रख सकते, नौकर नहीं रख सकते था। ना ही किसी चीनी नागरिक को अपने धर्म में दीक्षा दे सकते थे, उसको कन्वर्ट कर सकते थे क्रिश्चियन या ईसाई धर्म में।
उनको केवल व्यापार के लिए कैंटन में निवास करने की स्वतंत्रता थी। वो केवल अपने जो उनको एरियाज दिए गए थे वहीं वो रह सकते थे। विदेशी अपनी फैक्ट्रियों में केवल निश्चित संख्या में ही चीनी नौकर रख सकते थे। चीन के आंतरिक भागों में भी वो नहीं जा सकते थे। इन प्रतिबंधों के कारण अंग्रेजों और चीनियों के बीच संबंध खराब हो गया। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रथम अफीम युद्ध का। ब्रिटिश अपराधियों पर चीनी कानून लागू न होना। ब्रिटिश अपराधियों पर, जो ब्रिटिश अपराधी थे उन पर चीनी कानून लागू करने के कारण असंतोष लिखना हमने। चीनी अपराधियों पर, ब्रिटिश अपराधियों पर चीनी कानून लागू करने से के कारण असंतोष, ये इसको मैं कर लेता हूँ ठीक, के कारण असंतोष, ये अपने ठीक कर लेना है। ब्रिटिश अपराधियों पर चीनी कानून लागू करने के कारण असंतोष, इसको मैं कर देता हूँ अभी ठीक, असंतोष कर लेना आप लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे असंतोष, चीनी सरकार ने चीन में रह रहे विदेशियों पर चीनी कानून लागू करने का प्रावधान किया था। इसका अंग्रेजों ने विरोध किया। 1784 ईस्वी में एक चीनी नागरिक की मृत्यु एक अंग्रेज नाभिक के द्वारा चलाई गई गोली से हो गई। चीन की सरकार ने अपने कानूनों के अनुसार उस नाभिक को मृत्युदंड दे दिया। चीन की सरकार ने दे दिया मृत्युदंड, लेकिन इस घटना के पश्चात अंग्रेज व्यापारियों ने मांग की कि चीन में रह रहे अंग्रेजों पर चीन के कानून के बजाय अंग्रेजी सरकार के कानून लागू होंगे, परंतु चीन की सरकार ने यह स्वीकार नहीं किया। चीन की सरकार की इस व्यवहार से अंग्रेज बहुत क्रोधित हो गया और ये एक बहुत बड़ा कारण बना प्रथम अफीम युद्ध का। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें फिफ्थ, अफीम का व्यापार। जैसा कि हमने बात की कि अफीम का, हालांकि इसका मुख्य कारण, इन युद्धों को अफीम युद्ध ही कहा जाता है, इसका मुख्य कारण अफीम का व्यापार था, लेकिन और भी बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से कि ये युद्ध हुआ। चीन की सरकार द्वारा अफीम के व्यापार को बंद करना भी इस युद्ध का कारण बना, क्योंकि चीन, हमने पहले बात की कि चीन के नागरिक अफीम के आदी हो गए। उस अफीम युद्ध से पहले या अफीम अंग्रेजों के चीन आने से पहले बहुत कम मात्रा में अफीम यूज होती थी चीन में, लेकिन उनके बाद अफीम का व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन चीनी सरकार ने इस व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लगाए भी, और जो लगाए उसके कारण अंग्रेज नाराज हुए। जो व्यापार करते उसके कारण चीन जो था अंग्रेजों के विरुद्ध थे। तो ये एक बड़ा कारण था अफीम युद्ध का। अगला तात्कालिक कारण इस युद्ध का अगर हम बात करें, 7 जुलाई 1839 ईस्वी को कुछ शराबी अंग्रेज नाविकों ने एक चीनी नाविक की हत्या कर दी। कुछ अंग्रेज नाविकों ने एक चीनी नाविक की हत्या कर दी। कैप्टन इलियट ने इस नाविक के ऊपर मुकदमा चलाकर इसे सजा दी, पर इस संबंधी चीनी सरकार को सूचित भी कर दिया। इसके बाद सूचित कर दिया चीनी सरकार को, इस प्रकार जो है वो किया गया। लेकिन चीन की सरकार ने मांग की अंग्रेजों से कि उन अपराधियों को उन्हें सौंप दे। वह उन्हें अपने देश के कानून के अनुसार दंड देना चाहते थे। कैप्टन इलियट ने अपराधियों को सौंपने से इनकार कर दिया, उनको अंग्रेजों को देने से इनकार कर दिया। इस बात पर कमिश्नर लिन, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, ने अंग्रेजों को भेजे जाने वाले भोजन सामग्री तथा तेल की सप्लाई पर प्रतिबंध लगा दिया, और इसी के साथ ही प्रथम अफीम युद्ध आरंभ हुआ। यह युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा, 3-4 वर्षों तक। दोनों देश जब थक गए या बहुत सारा नुकसान उनका आर्थिक रूप से हो गया, तो दोनों देशों ने निर्णय लिया संधि करने का। तो उसके बाद संधि हुई, नानकिंग की संधि। 29 अगस्त 1842 ईस्वी को अंग्रेजों तथा चीनियों के बीच एक संधि हुई, जिसे नानकिंग की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि की मुख्य शर्तें इस प्रकार थी। हांगकांग का प्रदेश सदा के लिए ब्रिटेन को सौंप दिया गया। ब्रिटिश लोगों को 5 बंदरगाहों में बसने तथा व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। क्षतिपूर्ति के रूप में चीन को $2 करोड़ 10 लाख अंग्रेजों को देना स्वीकार किया। कोहोंग नामक संस्था को, जो अपनी मर्जी से अंग्रेजों को तंग करती थी, उस संस्था को भंग कर दिया गया। आयात और निर्यात पर एक समान तथा उदार दर स्वीकार
कर ली गई। तो ये नानकिन की संधि की शर्तें रही है। ये प्रश्न अलग से आता है 2-3 नंबरों का। मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, आप लोगों ने नोट्स अपनी कॉपी पे उतार लेने हैं। और एक और प्रश्न जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है वो है प्रथम अफीम युद्ध के प्रभाव या परिणाम। बहुत सारे भयानक परिणाम निकले इस युद्ध के, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पहला जो हम बात करते हैं, प्रथम अफीम युद्ध के बाद चीन का आर्थिक शोषण आरंभ हो गया। क्योंकि अब चीन आर्थिक रूप से, हालांकि इस युद्ध में चीन का बहुत सारा नुकसान हुआ, अंग्रेजों ने बहुत सारे क्षेत्रों पर चीनियों को पराजित किया और अंग्रेज स्वतंत्रता पूर्वक अफीम का व्यापार करने लगे। इस व्यापार के कारण चीन के धन का निकास होने लगा। नंबर 2, चीन के द्वार विदेशी व्यापारियों के लिए बंद थे। अफीम युद्ध के पश्चात ये सारे द्वार उनके लिए खोल दिए गए। अब बहुत सारी विदेशी शक्तियाँ, यूरोपियन शक्तियाँ, चाहे फ्रांस की बात करो, रूस की बात करो, उन्होंने चीन के साथ व्यापार करना आरंभ कर दिया। प्रथम अफीम युद्ध के बाद साम्राज्यवाद का उदय हुआ। हालांकि ये चीन में हुआ, हालांकि साम्राज्यवाद का उदय बहुत पहले हो चुका था, लेकिन चीन में साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। बहुत सारे देश, रूस, अमेरिका, फ्रांस, अपने लिए सुविधाएं प्राप्त करने के लिए चीन पहुंच गए। और लास्ट जो हम इसमें बात करते हैं, चीन की पराजय के कारण चीन के विभिन्न भागों में मांचू सरकार के विरुद्ध, जो उस समय चीन की सरकार थी, उसके विरुद्ध विद्रोह आरंभ हो गए। इन विद्रोहों में ताइपिंग का विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण था। तो ये प्रश्न भी अलग से पूछा जाता है 3-4 नंबर का, आप लोगों ने कर लेना है। अफीम युद्ध के कारण, नानकिन की संधि और प्रथम अफीम युद्ध के परिणाम। ये नोट्स आप लोगों ने अपनी कॉपीज पे कर लेने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।